नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वेलापंथी.com पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आफ्टर ऑल इजराइल एंड हमास एग्रीड टू सीज फायर देयर 11 days लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट व्हिच स्टार्टेड ऑन 20th मई। आप लोग भी बहुत परेशान है ना कि आखिर हमास और इजराइल की लड़ाई है क्या, जो शुरू भी हुई और ख़त्म भी हो गई और पता भी ना चला हमको। ये हमास, इजराइल, आयरन डोम, PLO, ओस्लो एग्रीमेंट, ये सब कहाँ से अचानक से न्यूज़ में आने लगे और आखिर ये माजरा क्या है। आप लोगों ने भी तमाम जगह से सर्च किया होगा और जानने की कोशिश भी की होगी। अगर वीडियोस के माध्यम से जानने की कोशिश की होगी तो वीडियो जैसे कि 15 मिनट बताने वाली चीज़ को आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा समय बता रखी है और लास्ट में आपको कुछ भी क्लियर ना होगा। और अगर सर्च करके पढ़ने गए होंगे तो भाई साहब, विकीपीडिया इतना कुछ लिखा है ना कि दिन भर में सिर्फ हमास के बारे में जान पाओगे। कोई ना, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर आपका भाई किस लिए है हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। वैसे भी दबाने में तो बहुत माहिर हो ही ना आप लोग। चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब अगर मैप में इजराइल की लोकेशन देखी जाए तो ये इंडिया के पश्चिम में है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और बाकी 3 ओर से मुस्लिम कंट्रीज से। मुस्लिम कंट्रीज में तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और इराक जैसे देश आते हैं। हालांकि ये सारे देश अपने आप को बहुत बड़े सूरमा बनते हैं, लेकिन इजराइल के आगे ये सब फिस हो जाते हैं। लेकिन उससे हमें क्या। अगर इन दोनों देशों की, फिलिस्तीन और इजराइल की सिचुएशन देखी जाए तो ये एक कहावत हमारे गांव में चलती है, उसे बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ पे ये कहावत, बीछी का घर कीड़ा लीन और बीछी बैठ घमौनी लीन। पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को इस कहावत का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन कोई नहीं, भाई है ना, समझाते हैं आपको। एक बार बिच्छू के घर में मेहमान के रूप में एक सांप आया तो उसने स्वागत सत्कार, यानी जिसको बड़े लोग हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, करने के लिए उसको अपनी जगह दे दी। अब सांप वहां कुंडली मार के बैठ गया और उसने उस घर को हथिया लिया। बिच्छू बेचारी कुछ ना कर सकी तो बाहर बैठ के धूप सेकने लगी। यहां भी सेम सिचुएशन है। यहां सांप इजराइल है तो वो बिच्छू फिलिस्तीन। वो कहते हैं ना कि अपने घर के बाहर बेर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे आसपास के लोगों से झगड़ा होता है। तो यार ये बेर का पेड़ ना अंग्रेज लगाने में बहुत ही माहिर थे। जहां जहां से निकले वहां से बेर का पेड़ लगा के निकले। इंडिया की जमीन पे पाकिस्तान के रूप में बेर का पेड़ लगाया, फिलिस्तीन में इजराइल के रूप में। इजराइल को जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में बसाया, चूंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, इसलिए उन्होंने खुद को वहां बहुत मजबूत किया और तमाम देशों से जहां भी ये लोग यहूदी रहते थे वहां से आके बसने लगे। जब उन्हें एक बार बसने को मिल गया तो उन्होंने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि जो वहां के मूल निवासी थे, यानी जो फिलिस्तीनी थे, उनको ही एक किनारे समेट दिया। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पहले इजरायली कितने थे और पहले फिलिस्तीनी कितने थे। लेकिन आगे की फोटोज में आप देखते जाइए कि कैसे उन्होंने अपनी ताकत से फिलिस्तीनियों को उनके इलाके में समेट दिया और खुद को बढ़ा लिया। अब यही समेटने की कोशिश इजराइल जेरूसलम के एक छोटी सी जगह शेख जरा में कर रहा है। उस स्थान को पहले यहूदियों ने अरबियों से मोटे दामों में खरीदा था, लेकिन ये आई गई बात हो गई। फिलिस्तीनी वहां पे धीरे धीरे बसते गए। तब इजराइल के पास ताकत नहीं थी, लेकिन अब जब इजराइल के पास ताकत है तो वहां से वो फिलिस्तीनियों को हटा रहा है, बुलडोजर चलवाकर उनके घरों को गिरवा दे रहा है। और इस बात पर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी व तमाम मुस्लिम कंट्रीज कह रहे हैं कि इतनी पुरानी बात को ऐसे हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग आकर बस गए हैं और उनको इस बेस पे नहीं हटाया जा सकता कि आपके पास पेपर्स हैं। बताते चलें कि प्रॉपर पेपर्स उस जमीन के यहूदियों के पास हैं। अब इसमें किसकी गलती है, इसका चुनाव करना मैं आप पे छोड़ता हूं। चलो इसे एक दूसरी सिचुएशन से समझने की थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। आप तो सब लोग जानते ही होंगे तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन को। उन्होंने हाल में विश्व के सभी मुस्लिमों को एकजुट होकर फिलिस्तीनियों को बचाने की बात कही थी और यहूदियों के खिलाफ संघर्ष करने को कहा था। जिनको ये नहीं पता उनको बता दूं कि फिलिस्तीनी भी मुस्लिम हैं। जबकि खुद एर्दोगन ने अपने देश में हाजिया सोफिया मस्जिद, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में तमाम लफड़ों से बचाने के लिए म्यूजियम बना दी गई थी,
उसे फिर से मस्जिद बना दिया, वो भी इस बेस पे क्योंकि पहले वहां चर्च हुआ करता था और तुर्की के एक महाराजा ने उसको काफी मोटे दामों पे खरीद लिया था। लेकिन हमेशा के इस विवाद से बचने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसे म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन आखिर प्रेसिडेंट एर्दोगन ठहरे आशिक मिजाज आदमी, उन्हें जो चाहिए वो तो चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जो चर्च हम लोगों ने खरीदा था, जिसके सारे पेपर्स हमारे पास हैं, वह अब हमारी मस्जिद है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। और उन्होंने उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। वहीं जब इजराइल की बात आती है तो वो आकर फिलिस्तीनियों के पक्ष में बोलते हुए ये कहते हैं कि वो बात तो आई गई हो गई, लोग वहां पे आके बस गए हैं, पेपर्स का कोई मतलब नहीं होता। अब ये दोनों सिचुएशंस हमने आपको बता दी, मेरा काम था बताना, अब आप जानिए कौन सही कौन गलत। अगर आज से 50 साल पहले जाएं तो ब्रिटेन अगर बाप था तो अमेरिका उसका बेटा, और अब यानी प्रेजेंट कंडीशन में अगर देखें तो बाप के पास वो ताकत नहीं है जो बेटे के पास है। और नियमता ये देखा जाता है कि अगर बाप कुछ बना के दे जाता है तो उस विरासत को संभालना बेटे का काम होता है। और अमेरिका कर भी यही रहा है, जहां जहां से ब्रिटेन खाई बना के गया, अमेरिका उसे और गहरा करने की कोशिश करता रहता है। चाहे वो पाकिस्तान के सपोर्ट करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच की खाई हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की खाई हो। फिर आप पूछेंगे इसमें अमेरिका का क्या फायदा, तो मैं आपको बता दूं कि इससे उसके हथियार का कारोबार चलता है। अमेरिका ये जानता है कि अगर लड़ाई बंद तो हथियार बिकना बंद, रात खत्म तो टार्च का धंधा चौपट। इसलिए हमास और इजराइल दोनों को ही हथियार अमेरिका सप्लाई करता है। खैर हम चलते हैं शेख जराह वाली बात पे, क्योंकि इजराइल उस जगह को खाली करवा रहा था, इसलिए उसे आशंका भी थी कि इसे लेकर तमाम फिलिस्तीनी हिंसक विरोध भी कर सकते हैं। इससे पहले ही शेख जराह से कुछ ही दूरी पर स्थित अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायलियों ने हमला कर दिया, जहां पे बहुत सारे मुस्लिम नमाज करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और यहीं से इसी के विरोध में प्रदर्शन चालू हो गया, और यही हमास और इजराइल के बीच युद्ध का तत्कालीन कारण बना। लेकिन क्या अभी से ये युद्ध चालू हुआ, अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ? नहीं। तो फिर आओ इसे जानते हैं। शुरू करते हैं हमास से। हमास का फिलिस्तीन में वही हाल है जो हमारे यहाँ माओवादियों और नक्सलियों का है। जब यहूदी फिलिस्तीन में आके बसना शुरू हुए और जब फिलिस्तीनियों की अधिकार और आज़ादी उनकी जाने लगी, तो उसी समय लगभग 1987 में हमास और पीएलओ का उदय हुआ। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिक्लेयर्ड हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तब तक पीएलओ फिलिस्तीनियों का ज्यादा चहेता संगठन था। यह उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए बखूबी जाना जाता था। लेकिन पीएलओ जहां नरम दल था, हमास वहीं गरम दल था। वो हथियारों में विश्वास करता था। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान पीएलओ की तरफ गया, क्योंकि पीएलओ से बातचीत करना संभव था और उससे किसी बात पर राय मशविरा की जा सकती थी। इसलिए हमास को कमजोर करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पीएलओ को बढ़ावा दिया और वहां का अधिकृत शासक बना दिया, और बदले में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पीएलओ को दबाव में लेना शुरू कर दिया। अब पीएलओ को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि अब सारा फिलिस्तीन तो मिलने से रहा, लेकिन इसे यहीं रोका जरूर जा सकता है। इसलिए ओस्लो अकॉर्ड 1993 में अस्तित्व में आया, जहां एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों की तरफ से पीएलओ के हेड अराफात थे। तो क्या इस ओस्लो अकॉर्ड से पूरी फिलिस्तीनी सहमत थे? नहीं। अब फिलिस्तीनियों को भी पीएलओ पे विश्वास नहीं रहा। उन्हें लगने लगा कि समय के साथ इसमें बुराइयां आ गई हैं, ये लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी की लाज में आ गए हैं और उससे साठगांठ कर लिए हैं। इसलिए लोगों का झुकाव फिर से हमास की तरफ होने लगा, और इस बात का हमास ने खूब फायदा उठाया। जो लोग पीएलओ से सहमत थे उनको हमास ने अपनी तरफ खींच लिया, और तब से लेकर आज तक हमास खुद को फिलिस्तीनियों का मसीहा मानता है। फिर भी आज भी इंटरनेशनल सपोर्ट के चलते फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर यानी वेस्ट बैंक पर पीएलओ का ही कब्जा है, जबकि हमास जब बहुत ही छोटे हिस्से जिसे गाजा पट्टी भी कहते हैं वहीं पर है। अब ये फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई से ज्यादा हमास के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। जैसे माओवादी और नक्सली इंडिया में जहां भी रहते हैं वहां विकास इसलिए नहीं करने देते क्योंकि अगर विकास हो गया तो उनका मुद्दा खत्म, और उनका मुद्दा खत्म तो उनका अस्तित्व खत्म। फिर उन्हें जानेगा कौन नक्सली कौन है और उनके नेताओं को कौन जानेगा। यही सिचुएशन हमास के लिए भी है। हमास एन केन प्रकारेण हारे या फिर जीते, वह इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है। अब कहां एक तरफ हमास और दूसरी तरफ अपने हथियारों के जखीरे के लिए पूरे विश्व में जाने वाला इजराइल।
इसी हथियारों के जखीरों में से एक नाम निकल के आता है आयरन डोम। हमास की मिसाइलों के लिए इजराइल का कवच आयरन डोम है। आयरन डोम हमास की तरफ से मारी गई लगभग 99% मिसाइलों को हवा में ही मार देता है। हमास ने इसका सिर्फ इतना ही तोड़ निकाल पाया है कि वो अब एक साथ 150-200 मिसाइलें दागता है, ताकि आयरन डोम से एक आध बचकर इजराइल पर जा करें और कुछ तो नुकसान करें इजराइल का। पिछले एक हफ्ते में 1,500 से भी ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है इजराइल पर, और जिससे इजराइल ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट के जरिए दिखाने की कोशिश भी की थी, और इजराइल के सिर्फ 6-7 लोगों को मार पाया। वहीं इजराइल की 2-4 मिसाइलों ने हमास अधिकृत गाजा पट्टी के 70 से ज्यादा लोगों को मार दिया, वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से। अनऑफिशियली कितने मरे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब जब युद्ध विराम हो गया है तो पता चल रहा है कि हमास अपनी जीत का जश्न भी मना रहा है। अब आप भी कंफ्यूज होंगे कि अगर ताकतवर इजराइल है तो ये साला हमास जश्न कैसे मना रहा है, आखिर इनमें जीता कौन? तो इसे एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका बचपन गांव में गुजरा है, या फिर अगर आप शहर से भी हैं और आपका बचपन फ्रेंच फ्राई और पिज्जा खाने से नहीं शुरू हुआ है, तो आपने बचपन में जरूर देखा होगा कि मैच खेलने के बाद बच्चा इसलिए खुश रहता है, उछलता कूदता रहता है, जश्न मनाता रहता है कि किसी को यह शक ना हो कि वो हार के आया है। वही हाल हमास का भी है। कहीं फिलिस्तीनी उस पर अविश्वास न करने लगे और उनका विश्वास हमास से उठ न जाए, इसलिए हमास जश्न मना रहा है। लेकिन सच्चाई तो हम सबको पता है। अब बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की, कि इंडिया का इसमें क्या रोल है। अगर इंडिया इजराइल के ताकतवर होने के नाते अगर इजराइल का सपोर्ट करता है तो सारे अरब देश इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन भारत को तेल सप्लाई जरूर बंद कर देंगे, और जिससे भारत को काफी नुकसान होगा। और फिलिस्तीन का सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया यह कह ही नहीं सकता कि जिसने जिस जमीन पर कब्जा कर लिया या फिर जो जहां बस गया रहने लगा वो जमीन उसकी हो गई। क्योंकि अगर इंडिया ऐसा कह देता है तो फिर तो आप जानते हैं अक्साई चीन पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर इंडिया बात करने लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए इंडिया हमेशा की तरह बीच का रास्ता अख्तियार कर रहा है। खैर, इंडिया को इजराइल से कुछ सीखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पैक्ड पावर से सब संभव है। बट यार, इस सब में ना जो निर्दोष लोग और जो खासकर जो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं ना, कसम से मैं हर बार अंदर से मर जाता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा पाया हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।